भारती आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् आनन्दमङ्गलमङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। विविध भारती के दोस्तों, आप सभी को अमरकांत का नमस्कार। और एक खास बात आज कहने के लिए हम यहाँ आए हैं। खास बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में इस बात पर नजर डाली जाए अगर कि माँ के किरदार निभाने वाली अभिनेत्रियां, जिनमें सबसे पहले नाम इस समय जो याद आता है वो तुरंत याद आता है निरूपा रॉय या सुलोचना जी का। और जब से इनकी जगह खाली हुई तो एक शून्य सा महसूस किया जाने लगा, और उस शून्य को भरने के लिए शायद फिल्मकारों की बड़ी शिद्दत से कोशिश जारी थी कि वैसी ही कोई सशक्त अभिनेत्री हो और वैसा ही कोई किरदार निभाने वाला कोई कलाकार हो। तो ये खोज पूरी की आमिर खान साहब ने, और लगान में वो एक बहुत ही सशक्त अभिनेत्री को लेकर आए। अब मुझे लगता है कि ज्यादा तारुफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगान सभी ने देखी होगी और आमिर खान की मां से सब मिल चुके हैं। लेकिन इस वक्त वो हमारे सामने हैं, सुहासिनी मूले जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। मैं अपने सभी दोस्तों, अपने विविध भारती परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। तो सुहासिनी जी, ये तो हमें मालूम ही हो गया और हमारे सारे श्रोताओं को मालूम हो गया कि इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी ही दमदार माँ जो हैं वो सुहासिनी जी हैं। सुहासिनी जी, ये सीरियल और फिल्मों में जैसा मुझे मालूम है कि इन लगान से पहले अगर हम पिछली आपकी फिल्मों पे नज़र डालें या आपके कैरियर पर नज़र डालें तो आपकी पहली फिल्म थी भुवन शोम, जिसमें आप हीरोइन थी। गौरी का रोल आपने अदा किया था और उस वक्त आपकी उम्र बहुत कम थी। जी, मैं स्कूल में थी, स्कूल के 11वीं में थी। और उस समय तो एक्टिंग दूर दूर से कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं स्कूल के नाटक जो थे उसमें एक्टिंग ज़रूर करती थी, लेकिन मैं कभी फिल्म में काम करूंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। और 11वीं में जब मैं थी तो वो हाई सेकेंडरी के उस ज़माने में 11वीं होती थी, 10+2 नहीं था। जी हाँ, जी हाँ। उस ज़माने में 11वीं होती, तो 11वीं के जो हाई सेकेंडरी की जो तैयारी करने के लिए 2 महीने की छुट्टी मिलती थी, तो उस प्रेपरेटरी लीव में मैंने भुवन शोम में एक्टिंग की। वो फिल्म आपको कैसे मिली? वो ये था कि उसके कुछ साल पहले मैं अपनी माँ के साथ बम्बई में थी। मेरी माँ एक सरकारी मुलाजिम थी, तो वो सेंसर बोर्ड में थी बम्बई में, इसलिए उनका कुछ फिल्म वालों के साथ ताल्लुकात थे। और एक यहाँ पे एड एजेंसी है, वो कुछ लड़की को ढूंढ रहे थे उनके एक साबुन के कैंपेन के लिए। तो किसी ने मेरा नाम सजेस्ट किया और उसके लिए मैं गई, और उन्होंने फिर स्टिल फोटोग्राफ्स वगैरह लिए और एक फिल्म भी बनाई। अच्छा, वो बना बनू के मैं भूल गई। और उसके बाद जब मृणाल सेन किसी लड़की को ढूंढ रहे थे, कोई नई लड़की को ढूंढ रहे थे, तो वो दिल्ली भी गए थे और मैंने सुना है कि वो पूना इंस्टीट्यूट भी गए थे, लेकिन उनको कोई मिली नहीं जो उनके नजर में रोल जैसा उन्होंने सोचा था। जी। तो वो जब बम्बई आए तो किसी ने कहा कि भाई ये एक लड़की है, आप देख लीजिए, उसने एक एड फिल्म छोटी सी बनाई है। तो उन्होंने शायद फिल्म देख ली होगी, क्योंकि तब तक मेरे माँ का तबादला जो था बम्बई से दिल्ली हो चुका था। सरकारी नौकरी में थी और मैं हाई सेकेंडरी में थी। और एक दिन मृणाल सेन हमारे घर आए और मुझे कहने लगे कि तुम फिल्म में एक्टिंग करोगी। तो पहले तो मैंने सोचा कि ये ऐसी सुना रहे हैं, तो मैंने तो उनकी बात मानी ही नहीं। तो मैंने कहा जाइए ना, किसी और को बुद्धू बनाइए, मुझे पढ़ाई कर लेने दीजिए, मेरे हाई सेकेंडरी के एग्जाम आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं सच्ची फिल्म बनाने आया हूँ। जब उन्होंने अपना नाम बताया मुझे, तो उनका नाम तो मैं जानती थी, सत्यजीत रे के बाद मृणाल सेन का नाम आता था उस समय हिंदुस्तानी फिल्मों में। तो उन्होंने कहानी बताई और मैंने कहा कि लेकिन मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, अभी मेरे तो मार्च में हाई सेकेंडरी के परीक्षा आने वाली है, तो मैं कैसे आऊँ। तो कहने लगे कि उसके बीच में कोई टाइम नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, 2 महीने का टाइम है। उसमें कहा बस तुम 45 दिन के लिए आ जाओ। तो बिना कुछ जाने कहानी उन्होंने थोड़ी सी बताई, लेकिन एक्टिंग क्या होती है, फिल्म क्या होती है, कैसे बनती है, मुझे कुछ पता नहीं था।
तो मैंने उनसे कहा कि आप यूँ करिएगा कि आप मेरा काम देख लीजिए 1-2 दिन, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप मुझे कह दीजिएगा, मैं फिल्म छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि फिल्म बनाने के लिए क्या क्या लॉजिस्टिक्स लगते हैं, कि कैमरा भी लगता है और लोग भी आते हैं वगैरह। तो उन्होंने तब तो हाँ कर दी। और फिर जब मैं शूटिंग पे गई तो मेरे सामने उत्पल दत्त खड़े थे और शेखर चैटर्जी, और ये दोनों बंगाली स्टेज के बहुत जाने माने कलाकार हैं, और उनको देख के तो मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तब मुझे पहली बार डर लगना लग गया। मतलब उसके पहले मैंने कभी डर देखा ही नहीं था जिंदगी में, लेकिन जब मैंने उत्पल दत्त और शेखर चैटर्जी को सामने देखा तो मुझे बहुत डर लगने लग गया। फिर भी साहस वास करके पहले दिन की तो शूटिंग कर ली मैंने, और किसी हालत में कुछ समझ में आया, और फिर जो जितना थोड़ा एक्टिंग सिखाई वो उत्पल दत्त ने मुझे सिखाई कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो इस तरह से भुवन शोम की आप हीरोइन बन गई जी। सुहासिनी जी, आगे के सफर को हम तय करेंगे, लेकिन एक सुरीले पड़ाव के बाद। जी। तो उस पड़ाव पे बताइए, आप हमें क्या सुनवाना चाहती हैं? कौन सा गीत सुनवाना चाहती हैं आप? गाना है एक फिल्म का जिसका नाम है मिशन कश्मीर। सुहासिनी जी, ये सुरीले पड़ाव से निकलकर हम फिर वापस अपने सफर पर बढ़ते हैं आगे। आपकी पिछली बात को याद करके मुझे ये याद आ रहा है कि आपने कहा कि आप उस समय दिल्ली में थी, फिर बम्बई में थी, यानी कुछ शहरों के अलग अलग नाम लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी परवरिश कहाँ हुई, ये ज़रा आप थोड़ा सा क्लियर कर दें तो थोड़ा सा मुझे ये समझने में आसानी होगी कि आप हैं तो महाराष्ट्रियन, क्योंकि नाम से भी जाहिर होता है और आपको देख के कई बार ऐसा लगता भी है। लेकिन ये आपकी हिंदी जो है वो बड़ी साफ है।
जी। तो इस पे जरा, इस राज पे से पर्दा आप ही उठाएं तो अच्छा है। मैं अपने आप को सही माने में हिंदुस्तानी कहती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मेरा जन्म हुआ पटना में, और पटना में मैं थी 3 साल तक। उसके बाद मेरे पिताजी का वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ और हम लोग दिल्ली आ गए, और वहाँ पे मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। मेरी माँ जो थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करती थी, और वो काम ऐसा था कि फील्ड वर्क था, उनके ट्रांसफ़र होते रहे, उनके तबादले यहाँ से वहाँ होते रहे, तो उनके साथ साथ उनकी पूंछ बन के हमारी भी तबादले होते रहे। जी, जाहिर है। मैंने अपनी जो शिक्षा है, स्कूल की जो पढ़ाई की, वो की दिल्ली, बम्बई और कलकत्ते में, और मैंने साइंस के सब्जेक्ट लिए थे। तो मेरा साइंस का तो बन गया बैंगन भरता, क्योंकि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह वगैरह। और अगर आप अलग अलग प्रांत में पढ़ें तो हर जगह पे एक रीजनल लैंग्वेज नाम की चीज वो भी होती है, और उस समय जैसा कि आपने बताया कि वो 10+2 और 11+3 वाला वो, जी। तो वो उस समय एक पहले सिस्टम होता था 10वीं, फिर आप जाते थे 1-2 साल के लिए, पहले आप इंटर करते थे, फिर 1-2 साल कॉलेज जाके फिर आगे पढ़ते थे बीए के लिए। उस समय उसमें से बदल के हम लोग हाई सेकेंडरी में जा रहे थे, जहां से आप पहली से 11वीं में पढ़ते थे, और फिर 3 साल का मैट्रिक जो कहलाता था, मैट्रिक के सिस्टम से हम लोग हाई सेकेंडरी के सिस्टम में जा रहे थे। जी। तो चूंकि मेरी माँ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में थी, तो हमको हरदम उन्होंने हाई सेकेंडरी में ही डाला, क्योंकि वो हर जगह हिंदुस्तान में अवेलेबल थी। मैंने पहली से 7वीं जो थी की दिल्ली में, और 8वीं 9वीं मैंने की बम्बई में, 10वीं मैंने की कलकत्ता में, और 11वीं में मैं थी दिल्ली में। वाह। और साइंस के सब्जेक्ट लिए थे, तो एक दिन आधी मराठी सीखी, कहीं मैंने आधी बंगाली सीखी, और कहीं मैंने हिंदी सीखी। लेकिन चूंकि दिल्ली में मैं ज़्यादा रही हूँ, दूसरा था कि मेरे माँ ने ये निश्चय किया था कि हम लोग सब हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। पहले से 7वीं हम लोगों को उन्होंने हिंदी मीडियम में ही डाला, क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह का आपका परिवेश है या जो भी है, आप अंग्रेजी तो सीख लेंगे, लेकिन हिंदी जो है वो आपको बाद में उपेक्षित हो जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके बाद की जो पढ़ाई थी, चूंकि मैंने बाहर कनाडा में की, मेरा कॉलेज सारा कनाडा में हुआ है, तो अब जो है मैं अंग्रेजी ज्यादा बोलती हूँ, क्योंकि जो पढ़ाई जो थी सच्ची, जो पढ़ना था, किताबें विताबें, साहित्य जो सारा पढ़ा, वो ज्यादातर अंग्रेजी में पढ़ा। लेकिन चूंकि दिल्ली में हम ज्यादा रहे हैं, और अभी भी सारे मेरे जो परिवार है दिल्ली में है, तो जबान साफ हो गई। चलिए, जबान साफ हो गई, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि भुवन शोम के बाद जी काफी अरसे तक आप भी साफ रही, फिल्मी पर्दे पर, दूरदर्शन पर, टीवी पे, कहीं भी आप नजर नहीं आई, क्यों? मैंने भुवन शोम जब की तो ये साल था 1968 का। तो एक बड़ा लंबा अरसा आप एक ऐसे मीडिया से दूर रही जिसने की मतलब शुरुआत में ही आपको प्रसिद्धि दिलाई थी। क्या हुआ था कि फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी 67 में, उसके बाद मैंने 11वीं की, और मुझको स्कॉलरशिप मिल गई कनाडा जाने के लिए, पढ़ाई के लिए। दूसरा था कि भुवन शोम जब मैंने पहली बार देखी, और लोग तो कह रहे थे कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने कुछ बहुत बढ़िया काम किया। एक तो अकल थी नहीं, दूसरा था कि उस जमाने में जैसे ऑफर्स आए थे, राज कपूर जी का ऑफर आया था, रामानंद सागर का ऑफर आया था, लेकिन उसमें यह था कि मैं जब हिंदी फिल्में देखती थी, और मैंने बहुत हिंदी फिल्में देखी, मेरे बहुत हार्ट थ्रॉब रहे हैं शम्मी कपूर, तो शम्मी कपूर की फिल्म या हेलेन की फिल्म मैंने देखी तो मैं पिक्चर देखने चली जाती थी। एक मिनट सुहासिनी जी, आगे बढ़े इससे पहले शम्मी कपूर जी का कोई गाना सुनाइए। मेरा हॉट फेवरेट सुनाऊं? सुनवाइए। जी बिल्कुल, वो है तीसरे मंजिल का गाना। देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी। हाँ समझा था मैं ये है खड़ी, लेकिन वहाँ कोई और थी।
इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। एकदम गलत फसाना है, इनसे तो पुराना है अपना सिलसिला। देखो तो प्यार इनको भी है, मेरा खुमार इनको भी है। इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। सौदा तो नजर का है, सौदा प्यार का। इनको कहा गम दोस्तों, रुसवा हुए हम दोस्तों। इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। सच बन गया अगर उलझन, फिर कहिए जनाबे मन मेरी क्या खता। मुझ पर यकीन अब कम सही, मैं सादा दिल मुजरिम सही। इनके लिए है मोहतरम, छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाज़नी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ। और अब हम अपनी उस बातचीत को आगे जारी रखते हैं, और हम थे इस बात पर सुहासिनी जी कि भुवन शोम के बाद आपने फिल्मों के लिए कोई कोशिश नहीं की, या उससे आप थोड़ा सा दूर हो गए। वो ये था कि फिल्म जब आने लगी मेरे पास, तो उस समय मैंने सोचा कि अगर अब पढ़ाई नहीं की तो जिंदगी में फिर पढ़ाई कभी नसीब नहीं आएगी। ये थी पहली बात। और दूसरी बात ये थी कि मैंने कहा क्या मुझे जिंदगी भर ये पेड़ के आसपास घूमना है? क्या मैं जिंदगी भर अपने दिमाग को गिरवी रख के नाचने गाने का काम करूंगी? अब मुझे ये नहीं कहना है कि ये काम आसान है, ये काम आसान बिल्कुल नहीं है। एक्टिंग करना आसान काम नहीं है, लेकिन जब आप एक कैरियर चॉइस करते हो
तो पिक्चर देख के वापस आना, अरे अच्छी पिक्चर है, बकवास पिक्चर है, बंडल है, देखो मत देखो, ये कहना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर पिक्चर खराब भी बनी हो तो उसके पीछे जो मेहनत होती है वो कम नहीं होती। जी हाँ। तो मैंने ये तय किया कि ये पूरी जिंदगी क्या ऐसे गुजारनी है। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये नहीं, पहले थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कर ले, थोड़े अकल को ठिकाने लगाएं, फिर उसके बाद देखते हैं कि करियर का क्या होगा। लेकिन सुहासिनी जी, एक बात है, जी उस जमाने में आपको जो ऑफर मिले जी वो हीरोइन के ऑफर मिले, और वो भी ऑफर देने वाले राज कपूर साहब, रामानंद सागर साहब। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कहना चाहिए। उस चीज से अपने आप को दूर करना बड़ा मुश्किल काम था किसी भी एक जवान लड़की के लिए, कि सामने से राज कपूर ऑफर करे मेरी फिल्म में हीरोइन के रूप में काम कीजिए, और आप कहें नहीं साहब मेरे को तो पढ़ना है, मैं जा रही हूँ कनाडा। ये कैसे कर पाई आप? नहीं, देखिए एक चीज तो और भी थी, आई थिंक हमारे घर में जिस तरह का वातावरण है, शायद अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ी समझ में आए आपको। क्या हुआ था, मेरे पिताजी जब गुजर गए तो मेरी माँ थी और हम 3 बहनें थी, तो घर में कोई आदमी नहीं था। तो और हमको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि कोई भाई नहीं है। मुझे लोग कहते हाय हाय बेचारी तुम्हारी सिर्फ 3 बहनें हैं, लेकिन हमको कभी घर में ये नहीं लगा कि आदमी की कभी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह का परिवेश था, कभी ये नहीं कहा गया कि लड़कियों को गुड़ियों के साथ खेलना पड़ता है और लड़कों को जो है वो स्क्रू ड्राइवर के साथ काम करना पड़ता है। हमारे लिए सब एक था। तो जब बात आई कैरियर चॉइस करने की, तो उस जमाने में कुछ ये भी चीजें थी, कुछ वैल्यूज, कुछ मूल्य ऐसे दिए थे कि ये लग रहा था कि क्या हम इस देश से सब लेंगे, कुछ देंगे नहीं क्या। तो उस जमाने में मैंने ये सोचा था कि करना ये चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि अगर कभी नौबत आई कुछ करने के लिए तो इतनी तो इक्विपमेंट होनी चाहिए हाथ में, अकल में इतना तो होना चाहिए कि मैं कुछ कर पाऊं। ये थी पहली बात। दूसरी बात ये थी कि हिंदी पिक्चरें देखने में ठीक थी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा, आप मानिए जिसको आर्ट फिल्म कहते हैं, मेरा ज्यादा उस तरफ झुकाव था। और उस जमाने में चूंकि ये 1968 था, ना ऋषिकेश मुखर्जी थे, ना श्याम बेनेगल थे, ना बासु चैटर्जी थे, ये लोग कोई भी नहीं थे पर्दे पे। सिर्फ सत्यजीत रे एक अलग किस्म की फिल्में बनाते थे और मृणाल सेन थे जिनके साथ मैंने काम किया था। तो मैंने कहा पूरी जिंदगी भर मैं कमर्शियल हिंदी फिल्मों में एक्टिंग करूंगी और वो टाइट टाइट कपड़े पहन के नाचना गाना करूंगी, उससे अच्छा पहले पढ़ाई निपट लो मियाँ। 3-4 साल बाद अभी भी देख लेंगे, अगर लगा कि पढ़ाई में होपलेस है, क्योंकि मेरे बहुत ब्राइट चांसेस थे पढ़ाई में बहुत होपलेस होने के, मैंने कहा फिर ये काम कर लेंगे जी। तो इसलिए मैं पहले पढ़ाई शुरू की और बाद में सोचा कि एक्टिंग वैक्टिंग करते रहेंगे। लेकिन आपने उसके बावजूद एक्टिंग की तरफ तो आप आई नहीं। वो क्या हुआ कि कनाडा में मेरा हो गया लव अफेयर। वाह, ये बड़ी डिग्री हासिल की आपने। तो इस डिग्री के बारे में कुछ और खोजबीन हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फड़कता सा लव अफेयर से जुड़ा कोई गाना वाना हो जाए। ज्वेल थीफ का वाह। रात अकेली है। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास, कोनों में मेरे, जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है। तुम आज मेरे लिए रुक जाओ, रुत भी है फुर्सत भी है, तुम्हें न हो न सही, मुझे तुमसे मुहब्बत है। मुहब्बत की इजाजत है तो चुप क्यों रहिए, जो भी चाहे कहिए, रात अकेली है, बुझ गए दिए,
आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है, जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में। धनी है दो हसीनों में तो चुप क्यों रही है, जब चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। रात अकेली है, बुझ गए दिए, आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए, जो भी चाहे कहिए। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और हम आपको सुनवा रहे हैं पिटारा के अंतर्गत आज की मेहमान कार्यक्रम। और हमारी मेहमान है अभिनेत्री सुहासिनी मुले। आपसे बातचीत कर रहे हैं अमरकांत दुबे। चलिए सुनते हैं इनकी आगे की बातें। चलिए तो अब उस लव अफेयर की कहानी जरा हमारे दोस्तों को भी सुनाइए, क्योंकि अब तो आप सुना ही सकती हैं। साहब ऐसा है कि लीड इन तो बड़ा एक्साइटिंग था, लेकिन कहानी बड़ी बोर है। अच्छा अच्छा, वो ऐसा वो था हिंदी कमर्शियल फिल्म है। नहीं नहीं, वो हिंदी कमर्शियल फिल्म ऐसा मत कहिए। आजकल की हिंदी कमर्शियल फिल्म जो है वो देख के मेरा दिल भड़कने लगता है। हाँ, नहीं, वो ये हुआ कि कनाडा में मुझे एक शख्स मिल गए, नाम था डॉक्टर गिरियसन। और डॉक्टर गिरियसन वो आदमी है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री शब्द जो है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का जो शब्द है, उन्होंने इन्वेंट किया था। वो बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे और उन्होंने कहा तुम क्या कैमरा के सामने की सोच रहे हो, अरे कुछ करना है तो फिल्में बना के दिखाओ। तो मेरा लव अफेयर हो गया कैमरा के पीछे, यानी मुझे फिल्में बनाने में ज्यादा शौक था और उसके सामने में शौक फिर बचा ही नहीं। फिर जब मैं हिंदुस्तान वापस आई 7 साल के बाद, तो मैंने एक्टिंग करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये लव अफेयर हुआ आपका? जी सर, क्या तो करें, तो और कुछ हुआ ही सस्पेंस नहीं। क्रिएट कर दिया आपने। मैंने आपको पहले ही कहा था मैंने आपको पहले ही कहा था कि सस्पेंस ज्यादा, लीड इन ज्यादा एक्साइटिंग है, लेकिन था बड़ा बोरिंग। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो जीवन साथी की तलाश और वो फिर वो भी मामला तो हुआ होगा ना। बहुत तलाशी, एक काम का नहीं मिला, सारे बंडल मिले बंदे। तो मैंने कहा ये अपने कट करके एडिट करके साइड में कर दिया। तो चलिए फिर वो डॉक्यूमेंट्री वाले लव अफेयर की बात ही करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्री वाली बात भी हमें जहां तक मालूम है कि आपने कुछ अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। अब अगर आप 25 साल कोई चक्की पीसोगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें से मिलेगा। तो 4-5 नेशनल अवार्ड मिल गए और 2-4 इंटरनेशनल अवार्ड भी हासिल कर लिए। ऐसा 25 साल के कैरियर में
2-4 नेशनल और 2-4 इंटरनेशनल, ये भी कम बात नहीं होती है सुहासिनी जी। लेकिन अब अगर आप उसको बड़ी बात ना माने तो ये आपका बड़प्पन है। अब इतने अवार्ड्स मिलने के बावजूद आप अगर ऐसा कह रही हैं तो इसका मतलब अभी कुछ और अवार्ड्स लेने की ख्वाहिश आपके अंदर है। तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप और भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं और भी अवार्ड्स आपको मिलें। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्रीज वाला काम आपने रोक क्यों दिया? नहीं नहीं, कौन कहता है मैंने रोक दिया है? अरे आप एक्टिंग कर रही हैं आज। ऐसा है कि एक्टिंग जो है वो तो मैं करती हूँ, और भगवान के शुक्र से ठीक ठाक ही काम चल रहा है। नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं एक्टिंग में आई, मैं आपको सीधा सीधा कहती हूँ, मैं एक्टिंग में आई पैसे बनाने के लिए। चलिए ठीक है, क्योंकि वो पैसे बनाने वाली बात आप अभी हम बाद में करेंगे, वो उसमें हम छोड़ेंगे नहीं आपको। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का हाँ। सिलसिला, अच्छा मैं आपको ये कहती हूँ, क्या हुआ कि मैं जब कनाडा से वापस आई तो नौकरी तो थी नहीं, और सारी जैसे दुनिया नौकरी तलाश रही है वैसे हम भी नौकरी तलाश रहे थे। दूरदर्शन में नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया, तो इंटरव्यू भी हो गया, अच्छा सिलेक्ट भी हो गए, बड़े खुश कि जी डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे वगैरह वगैरह। फिर सरकारी काम जब करने गए, जब मेरे सामने पहली बार वो हरी वाली नोटशीट आई ना, खाली जिसके ऊपर सारा लिखना पड़ता है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, वो देख के मैं भाग गई। फिर उसके बाद मैंने एफडीआई में नौकरी करने की कोशिश की। एफटीआई में पता लगा ये फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है पूना में है, वहां पे नौकरी करने की कोशिश की। फिर मुझे ये समझ में आया कि शायद मेरा मिजाज ऐसा है कि एक किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो है, जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो फिर सरकारी हो या गैर सरकारी, वो अपने से होगा नहीं। तो मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की, और मेरा उस समय भी ये एक इंटरेस्ट रहा है आप कहिए, या मिशन रहा है आप कहिए। मुझे हरदम लगा है कि अगर हमारी जनता पढ़ लिख लेती तो हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे मसले हल हो जाते। तो अडल्ट एजुकेशन एक सब्जेक्ट था जो मेरे लिए बहुत प्रिय था। तो पहली फिल्म जो मैंने बनाई वो थी अडल्ट एजुकेशन के लिए, और उसमें वही था कि मैं गई और लोग जाते प्रपोजल लेके, हम भी पहुंचे अलग अलग डिपार्टमेंट। अब नए फिल्म मेकर, ना आता ना पता ना नाम से, और जो भी नाम जानते थे वो भुवन शोम की एक्टिंग के हैसियत से जानते थे। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि आप कुछ करके दिखाइए। मैंने कहा करके दिखाएं तो कैसे दिखाएं? तो मैं बहुत बहुत दुखी होकर घर वापस गई। तब तक बहुत निराश हो चुकी थी, बहुत दरवाजे खटखटा लिए थे, करीब 1.5 साल में कोई काम नहीं मिला था मुझे। फिर मैंने कहा यार बहुत रोवो लिया, अब खुद ही अपने आप कुछ करते हैं। तो मैंने 2-4 दोस्तों को पकड़ा जो पहचान के थे, मैंने कहा सब आ जाओ एक्टिंग वैक्टिंग करने के लिए। एक गाँव था, घर के पास ही था, हरियाणा में, गुड़गांव में था, मैं दिल्ली में रहती थी। गुड़गांव में एक गांव है नखरौला करके, अब तो खैर शहर बन गया है। तो नखरौला में हम लोग गए और एक घर वर सिलेक्ट किया, बात कर ली, और एक अडल्ट एजुकेशन के ऊपर फिल्म लिख डाली, छोटी सी 20-22 मिनट की लिख डाली। और कहीं से जाके, मतलब 1-2-4 मेरे दोस्त थे फिल्म मेकर उस टाइम में, बहुत बड़े बड़े लोग थे। मैंने किसी से कहा यार स्टॉक दे दो, तो किसी ने 2-4 डब्बे दे दिए, किसी ने अपने जो कॉस्ट्यूम्स थे वो दे दिए, कुछ घर से बांध लिए। और उसके बाद मैंने जो कनाडा में थोड़ी कमाई की थी स्टूडेंट के हिसाब से, वो पूरी कमाई मेरे माँ से थोड़े पैसे लिए। अच्छा मेरे माँ थी सरकारी मुलाजिम, उनके पास पैसे कहाँ थे, तो उन्होंने बेचारी ने अपने पीपीएफ जो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसमें से पैसे निकाले, जमा किए, और वैसे मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था लिख के दे दो। और वो बहुत छोटी मोटी सी एक कहानी थी। मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मैंने बनाई थी, लेकिन मेरे लिए मुझे ये लगा कि नहीं मैं फिल्में बना सकती हूँ। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि तब तक थियोरी झाड़ते रहते थे कि फिल्में ऐसी होनी चाहिए, या हमने यूनिवर्सिटी में 2-4 फिल्में बनाई होंगी छोटी मोटी। लेकिन ये 20-25 मिनट की फिल्म से ये मुझे समझ में आया कि मुझे फिल्म एक कैरियर के हिसाब से नहीं चाहिए थी, मुझे फिल्म का नशा हो गया था जी। तो इसलिए वहां से पूरा डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला चालू हो गया। चलिए, तो उस सिलसिले के बारे में कुछ और बातें हम करेंगे, लेकिन बीच में एक दूसरे नशे की बात भी कर लें जिसका नशा आपको बेहद है। जी। गानों का। जी। सुनने का। जी। सुनाने का नहीं। तो अब आप बताएं कोई कौन सा गीत सुनवा रही हैं आप? जादू है नशा है, मदहोशियां। जादू है नशा है। चलिए, ये श्रेया घोषाल का गाया गाना है।
नशा है मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। जादू है नशा है मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। ये पल है अपना, तो इस पल को जी ले। शोलों की तरह जरा चल के जी ले। पल झपकते खून जाना छू के कर लूं यही, न जाने पल ये पाएगा। जादू है नशा है मदहोशिया, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ। सुहासिनी जी, ये जादू है नशा है, वाकई आपके जो नशे की जो बात थी आपने साबित कर दी कि आपको फिल्मों का बराबर नशा है, अच्छा बनाने का भी और गाने सुनने का भी। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज का आपका सिलसिला शुरू हुआ, तो इस सिलसिले ने आपको अवार्ड कब दिलाया? पहला अवार्ड मुझे मिला है, एक फिल्म थी जिसका नाम है एन इंडियन स्टोरी। जी। ये फिल्म बनी थी 1978 में, और ये थी, आपको, मुझे पता नहीं आपको याद है या नहीं, 1977-78 में भागलपुर में एसिड डाल के लोगों की आंखों में जी हाँ। लोगों को ब्लाइंड किया गया था, उनको अंधा किया गया जी था। जी। तो एक दिन ऐसी बातें हो रही थी, पूरा जो देश था वो हिल गया था। इधर एक मिनट आपकी बात को रोकना चाहूंगा। इसी घटना को लेकर अभी रिसेंटली एक फिल्म बनी गंगाजल। देखिए, भागलपुर में 2 दफा ब्लाइंडिंग्स हुई हैं। जी हाँ। एक दफा 1978 में हुई थी और एक बार अभी 87 में हुई है। ये 2 बार घटना घट चुकी है वहाँ जी पे। जी ये पहली की मैं बात कर रही जी। हूँ। तो उससे क्या हुआ था कि सब लोग यही बात कर रहे थे कि कैसे हो सकता है, और मुझे सच्ची लगा कि वाकई अगर हम अपने आप को प्रजातंत्र देश मानते हैं, जिसको कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये सुन के हमको बहुत गौरव होता है अपने देश पे, तो ये ऐसे हो कैसे सकता है। तो वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू की कि हुआ क्या था, कैसे हुआ था। सिर्फ ब्लाइंडिंग की बात नहीं थी, क्योंकि उसके बाद उसको एक मुद्दा पकड़ के पूरे जो वहाँ की जो राजनीति थी, या किस तरह से लोगों को पकड़ा जाता था, क्यों पकड़ा जाता था, क्यों हुआ, क्योंकि ये और जगह पर तो नहीं हुआ। आखिर हर जगह हालात, हमारे हिंदुस्तान में, बिहार में, कहीं भी आप कहिए तो हालात तो एक ही बराबर हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है। कहीं कोई प्रांत है जो ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं, कोई प्रांत है थोड़े पिछड़े हुए हैं। तो इस मुद्दे को लेके पूरा इन्वेस्टिगेशन मैंने शुरू किया, और इसको इस्तेमाल करके एक पूरा हमने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया कि क्या हम फिर
प्रजातंत्र देश हैं या नहीं है। और उस फिल्म के काफी प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि एक तो ऐसे फिल्मों के कोई पैसे नहीं देता जी, जाहिर है। तो इनकलाब जिंदाबाद अपने पैसे फिर से लग गए उसमें जी। और लॉस भी हुआ। लेकिन सोचा था, एक जुनून था उस समय कि ये फिल्म जरूर बनानी चाहिए, तो फिल्म तो बना ली किसी हालत में। और ये फिल्म फिर सेंसर बोर्ड में जाके अटक गई। फिर हमने सेंसर बोर्ड के खिलाफ केस किया। उन्होंने, जज ने कट्स मांगे, कुछ कट्स मांग के, और वो फिल्म पास हो गई। अच्छा, और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि नेशनल अवार्ड्स का टाइम था, तो नेशनल अवार्ड्स के लिए जब हमने अप्लाई किया तो जूरी ने अवार्ड दे दिया। मुझे तो कभी नहीं लगा था। और फिर ये फिल्म बाहर भी दिखाई गई, हिंदुस्तान में भी हमने बहुत दिखाई, यहाँ वहाँ तो वहां से ये सिलसिला आपका अवार्ड्स का शुरू हुआ? अवार्ड्स का वहाँ, वो मेरा पहला तो ये नेशनल अवार्ड था जी। और इंटरनेशनल अवार्ड? इसके बाद चूंकि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया था, तो ये हम बाहर फेस्टिवल में गई, वो फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई गई। लंदन में गई, लंदन फिल्म फेस्टिवल में गई, एडिनबरा में गई, सिडनी में भी गई, सिडनी में भी दिखाई गई। लेकिन अवार्ड्स के लिए हम लोग एंटर नहीं कर पाए उसके बाद। ये फिल्म बाहर के दर्शकों के लिए बनाई नहीं थी, हमने बनाई थी हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए। तो हिंदुस्तान में जगह जगह पे जाके कुछ हम लोगों ने, मैंने कुछ 2000 स्क्रीनिंग्स की होंगी अलग अलग जगह पे जाके, यूनिवर्सिटीज, कैंपसेस, स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियंस, गांव में जहां पे हमने शूटिंग की थी, उन गांवों में जाके तो जरूर दिखाई इस फिल्म को। ये आपकी डॉक्यूमेंट्रीज की बात को हम फिलहाल यहीं रोकते हैं सुहासिनी जी, और गाने वाने फिर से कुछ उस बारे में कुछ बात कर लें। नहीं, गाने का तो मैं इसके साथ मुझे जो लगता है जुड़ा हुआ गाना, वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। जरूर सुनाइए। वो फिल्म है दिल से, और गाना है ए अजनबी। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। रोज रोज रेशम सी हवा आते जाते कहती है बता, रेशम सी हवा कहती है बता, वो जो दूध धुली मासूम कली वो है कहाँ कहाँ है, वो रोशनी कहाँ है, वो जान सी कहाँ है। मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से।
मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। सुहासिनी जी, ये डॉक्यूमेंट्रीज की फील्ड से जरा मैं थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करता हूं और मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि सुहासिनी मुले जो आज हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, जो एक बतौर एक्ट्रेस जानी जाती हैं, उनका ये पहलू भी लोगों ने जाना कि वो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री की निर्माता रही हैं और निर्देशक रही हैं और उसके लिए उनको अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि सुहासिनी मुले का नाम एक बहुत अच्छी सोशल वर्कर के रूप में भी लोग जानते हैं और ये काम जो उनके लोग जानते हैं वो भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े समय के सिलसिले में जानते हैं लोग। तो इस बारे में मैं ज़रा आपसे पूछना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के सिलसिले के बीच आप अचानक सोशल वर्क का आपको कैसे सूझ गया? जी, आप तो मुझे बहुत बड़े-बड़े जब शब्द मेरे लिए इस्तेमाल करते हैं, मुझे डर लगना शुरू हो जाता है। नहीं, वो क्या है, अभी आप जिस फील्ड में हैं वहाँ आगे पीछे बड़े-बड़े शब्द ही होते हैं। आप कहते हैं कि मैंने बहुत विख्यात काम किया है, मेरे हिसाब से मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो अलग-अलग पापड़ बेले, उसमें ये भी हो गया। वो ये था कि मैं भोपाल में थी त्रासदी के कुछ 2 महीने पहले और वहाँ पे हम लोग मैं एक प्रमोशनल फिल्म बना रही थी मध्य प्रदेश सरकार के लिए। अच्छा। वो थी स्लम डेवलपमेंट के लिए और उन्होंने एक स्कीम शुरू की थी जहाँ पे वो जो झोपड़पट्टी में लोग रहते थे उनको वो पट्टे दे रहे थे जमीन के। यानी इतनी जमीन है और अगर आपको यहाँ से हम हिलाएंगे तो कहीं और आपको रीसेटल कर देंगे, इस तरह का उनका कुछ वादा था। तो हम उनके लिए एक प्रमोशनल फिल्म बना रहे थे और इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वहाँ पे जो पूरे झुग्गी झोपड़ी का इलाका है वो उस जमाने में यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री है उससे लगकर था। तो हम इत्तेफाकन वहीं शूटिंग कर रहे थे। अच्छा, शूटिंग वूटिंग खत्म की और उसके थोड़े दिनों बाद हमने सुना कि भोपाल में गैस का विस्फोट हुआ, यूनियन कार्बाइड के फैक्ट्री से हुआ है। मैं तो ये सोचने लगी और हमारे यूनिट के लोग यही सोचने लगे कि अरे भाई, वो लियाकत अली वहां पे था, उसका क्या हुआ? जयप्रकाश वहां था, उसका क्या हुआ? तो हमने वहां फोन करने की कोशिश की। जैसे हमें खबर मिली हमने फोन करने की कोशिश की और बहुत मुश्किल से हमें एक आदमी मिला वहां पे और वो कहने लगे यहाँ बहुत बुरे हाल हैं, अगर आप किसी भी तरह की कुछ भी मदद कर सकते हैं तो आप आके मदद करिए। अब क्या करें साहब, पुराना कीड़ा तो लगा ही रहता है पीछे। तो हमने अपना बांधा कैमरा और साथ में डाला स्टॉक और मुझे पैसे मिले थे किसी और काम के लिए, वो सारे पैसे निकाले बैंक में से और ट्रेन में सवार हो गए। अच्छा, उसमें अच्छी बात ये थी कि चूंकि भोपाल में त्रासदी हुई थी तो भोपाल के टिकट कोई खरीद ही नहीं रहा था, जाहिर है ना? तो तुरंत आपको टिकट मिल गई। ऐसी फटाफट टिकट मिली हमको, हम 3rd क्लास में लद लिए 5-7 लोग और भोपाल पहुंच गए। अब भोपाल पहुंच के जो आलम देखा वो हिल गए हम लोग देख के। कुछ तो इरादा था कि फिल्म बनाएंगे, लेकिन वहां जब लोगों के हालत देखे तो ये निश्चय लिया कि ये समय फिल्म बनाने का नहीं है। अगर जरूरत है लोगों को तो इस समय हाथों की जरूरत है जो उनके लिए कुछ कर पाए। तो वहां पे जब पहले दिन गए और इन लोगों से मिले, वहां पे जयप्रकाश करके एक आदमी था, लियाकत जैसे मैंने नाम बोला, अब तो बेचारे गुजर गए लियाकत अली, वही भोपाल गैस त्रासदी से उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुए। तो जब इन लोगों से मिले उन्होंने कहा मियाँ यहाँ पर ये है कि लोग आते हैं और मेन रोड पे आके वो सामान बांट जाते हैं, जो जिसके हाथ में जैसा मिलता है मिल जाता है, कोई सिस्टमैटिक तरीके से कोई भी राहत नहीं पहुंचा रहा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, तो पहले एक ऑटो पकड़ी हम लोगों ने और भोपाल के ही जो बाजार में हम लोग गए और वहां पे चंदा तो पैसे तो इकट्ठे नहीं किए, हम लोगों ने अनाज और आटा और दाल और चावल, चूंकि गैस जब लग गई थी तो कोई भी खाने लायक चीज बची नहीं थी जी। हर चीज पे गैस लग चुकी थी, तो जो उनके घर में जो अनाज था वो लोग खा नहीं पा रहे थे, बिल्कुल खराब हो चुका था, तेल खराब हो चुका था। तो वहीं भोपाल के ही लोगों से हम लोगों ने, जहाँ पे गैस नहीं गई थी, दूसरे इलाके से जाके और हम लोगों ने पहले दिन गेहूं और आटा और केरोसिन, तेल, नमक, मिर्च ये पहुंचाने का काम किया और कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि वहां पे जाके सबको टोकन वोकन देके जितने लोग जैसे थे और लोगों की मदद से ही सामान बांटा। और वो सामान बांटते संस्था ही बन गई और वहां पे हम लोग गए थे 10 दिन के लिए, 1.5 साल रहकर वापस आए। वाह। साथ में फिल्म भी बना ली
तो ये भी एक बड़ा काम हो गया। अब पर मेरे ख्याल बड़ा काम ज्यादा शायद राहत पहुंचाने का था। फिल्म तो बनी गई, अब क्या करे, आदत से मजबूर थे। फिल्म तो बनाने वाले थे ही, बन गई। फिर से वही हुआ, फिर से गई सेंसर बोर्ड, फिर से सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया, फिर हमने केस किया। तब तक तो आदत लग चुकी थी सर। और फिर उसके बाद जब पास हुई तो धन्य हो के जूरी ने हमको अवार्ड भी दे दिया, तो फिर से नेशनल अवार्ड मिल गया एक। अच्छा चलिए, ये नेशनल अवार्ड की बात तो दोबारा आपने कर दी। ये नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे आप पहुंच कैसे गई? नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे पहुंच गए कि उस समय ये आपको अगर याद है तो पहले जो पूरा भोपाल का जो केस था वो पहले न्यूयॉर्क में ट्राई किया जा रहा था। वहां पे भारत सरकार ने ही कहा था कि हम उनकी वहां पे सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कंपनी जो थी वो अमेरिकन कंपनी थी। तो मुझको वहां से मेरे एक दोस्त हैं, उनका फोन आया, वो वहां पे वकील हैं। वकीलों ने ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था भोपाल के लिए, मतलब विक्टिम्स के लिए, हिंदुस्तानी विक्टिम्स के लिए उन्होंने एक ग्रुप ऑर्गेनाइज किया था। और मुझे फोन कॉल आया कि यार सुहास, कि यहाँ पे आलम ये है कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है वो पूरा जो हादसा हुआ है उसको बहुत छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अखबारों में जरूर आया है, टीवी पर भी आया है, लेकिन अब लोग भूल भाल गए हैं, क्योंकि जब तक वो हियरिंग आई न्यूयॉर्क में तो उसको 8-10 महीने हो चुके थे। तो तुम्हारे पास कुछ है क्या, या तुम कहीं से कुछ एविडेंस जमा कर सकती है क्या? मैंने कहा बॉस, हमने एक फिल्म बनाई है और अगर आप चाहो तो दिखा दो। तो उन्होंने कहा हाँ। तो हम अपने फिल्म बांधी, बोरिया बिस्तर बांधा और पहुंच गए। और वो फिल्म, वो जो जस्टिस कीनन थे भोपाल के जो केस ट्राई कर रहे थे, वो फिल्म हमने जस्टिस कीनन को दिखाई कि ऐसा ऐसा हाल है भोपाल में, अभी भी ये हाल है। क्योंकि मैं वहां पे 18 महीने से काम कर रही थी, तो हमारी बिल्कुल, हम हर दिन जाके, हर कुछ हादसा होता था तो जाके फुटेज शूट करके कुछ ना कुछ करके आते थे। तो वो सारा जमा करके लेके गए और वो दिखाया, तो उन्होंने वो देख के प्रभावित हुए। और वहां पे जब स्क्रीनिंग हुई तो हमने कहा अब आए हैं तो यूनियन कार्बाइड की एक और फैक्ट्री है अपने अमेरिका में ही, तो वहां पे हम फिल्म लेकर गए वहां के लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए आपके फैक्ट्री में ये चीज तैयार होती है जो भोपाल में ये असर करके गई, ऐसा असर करके गई है। तो वहां से किसी ने फिल्म देखी और वो फिल्म फिर वो लेके गए लॉस एंजलिस में फिल्म दिखाई गई, और वहां से फिर वो इंटरनेशनल, फिर किसी टेलीविजन ने खरीद ली, फिर चैनल ने खरीद ली, तो उन्होंने वो भी दिखाया। और करते कराते सर हमको एक अवार्ड भी मिल गया तो एडिनबरा में। और वो भी मतलब ऐसे ही कुछ हो गया, क्योंकि मैंने फिल्म अवार्ड के लिए भेजी नहीं थी, उन्होंने इनवाइट की, तो वो फिल्म दिखाई गई और उसको अवार्ड मिल गया। जब कोई अच्छा काम करने आदमी निकलता है तो उसका नतीजा, उसका फल भी अच्छा ही मिलता है। अब हम बात करते हैं आपकी डॉक्यूमेंट्री से निकल कर, क्योंकि अब नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ हो गया और अभी आगे मिलते रहेंगे आपको अवार्ड। तो सुहासिनी जी, अब हम बात करते हैं आपके कुछ फिल्मी सफर की, जो कि आपने बीच में रोक के काफी देर बाद फिर से शुरू किया। तो ये जो फिर से शुरू करने वाली बात थी, जो कि हुतुतु से शुरू हुआ, तो गुलजार साहब की नजर में आप अचानक कैसे पड़ गई फिर? अब देखिए, आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री का सिलसिला छोड़ दीजिए, लेकिन वो उससे जुड़ा है तो मैं क्या करूं? नहीं छोड़िए नहीं, आप चलिए उस सिलसिले को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। तो आपको राम कहानी सुनाती हूँ जी। हुआ ये कि अब आपने जैसे कहा मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, तो एक पापड़ ये भी मैं बेलती हूँ। पाकिस्तान में एक हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे थे लाहौर में, और मुझे कल्चरल प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिया था। तो उन्होंने कहा अब आप किसी को लाइए जो पाकिस्तान में कुछ पेश कर पाएंगे। तो मुझे गुलजार साहब याद आए, तो मैंने गुलजार साहब को फोन किया और मैंने कहा गुलजार साहब ऐसा है कि हम लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में, तो आप आके वहाँ कुछ नज़में सुनाइए, क्योंकि आप पीस में आप पीस में मानते हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ उस समय। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने लगे कि अच्छा एक काम करो कि तुम अपनी फोटोग्राफ्स भेज दो। तो मैंने कहा सर फोटोग्राफ्स? ने कहा हाँ हम लोग कुछ फिल्म की सोच रहे हैं, और अगर आप अभी भी कुछ एक्टिंग के बारे में सोचें तो मैंने कहा जी ठीक है बिल्कुल। अच्छा मैंने फ़ोन रख दिया और ये सोचा कि चलिए कितना तहजीब वाले इंसान हैं कि मैं एक्ट्रेस थी किसी ज़माने में, ये भूले नहीं हैं। और ये सोच के मैंने एक कान से बात अंदर करके दूसरे कान से बाहर निकाल दी। 2 दिन बाद उनके एसोसिएट डायरेक्टर का फ़ोन आया कि अरे मियाँ तो फोटोग्राफ्स गए कहाँ? तो मैंने कहा सच्ची सच्ची चाहिए? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा मर गए, क्योंकि मेरे पास फोटोग्राफ्स थे ही नहीं। तो मेरे एक दोस्त हैं जो अहमदाबाद में रहते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर है, मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा अरे हृदय
कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए, तुम्हारे पास हैं कुछ? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भेज दो मियाँ। तो उन्होंने फोटोग्राफ्स भेज दिए। उसके 2 दिन बाद उनका फोन, अच्छा मैं दिल्ली में आ गया हूँ। फिर मैं भागी भागी गई उनसे मिलने, और उन्होंने तब हुतुतु का रोल सुनाया मुझे कि ऐसा ऐसा रोल है तो आप एक्टिंग करोगी। अब गुलजार साहब जैसे आदमी अगर कहे आप एक्टिंग करोगी, तो मैंने कहा साहब आप मुझे एक भाला पकड़ने के लिए भी दे दीजिए आपके फिल्म में, तो मैं भाला पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, भाला वाला नहीं पकड़ना, ऐसा ऐसा काम है, आप करिए। तो वहां से 15 साल के बाद मैंने फिर फिल्म में एक्टिंग की। आपको नहीं लगता कि आप एक्टिंग के मामले में बड़ी लकी हैं कि जब भुवन शो में आपको अपने आप मृणाल सेन घर चल के आ गए, फिर दोबारा गुलजार साहब घर चल के आ गए जी, और उसके बाद लगान के लिए भी, वो लगान भी आपको ऐसी फिल्म मिली जो इतिहास रच दिया जिस फिल्म ने जी। तो, और फिर भी आप एक्टिंग को बहुत सीरियसली नहीं लेती। देखिए मैं तो मानती हूँ कि मैं जनरली बहुत लकी हूँ काम के मामले में, तो बिल्कुल, क्योंकि अवार्ड भी कुछ ऐसे मिल गए जो मैंने सोचा भी नहीं था मिलेंगे। फिल्में भी मेहनत की, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं की, लेकिन हाँ एक्टिंग के बारे में आप जरूर कहेंगे कि मतलब घर चल के आने की बात हो गई। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। छै चप छै छपा के छै, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। छै छप छै छपा के छै, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। देखी है हमने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा के छै, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छप्पा के छै, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। फिर से कहना, आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। ढूंढ करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना। नहीं ढूंढ करेंगे तुम्हें साहिलों पे हम, रेत पे ये पैरों की मोहरें न छोड़ना। सारा दिन लेटे लेटे सोचेगा समंदर, आते जाते लोगों से पूछेगा समंदर, साहिब रुकिए जरा, अरे देखी किसी ने आती हुई लहरों पे जाती हुई लड़की है। छप्पा के छै, कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगती है। छप्पा के छै, ला 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 ला। तो सुहासिनी जी, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, विविध भारती के स्टूडियोज में आप आई, इतनी सारी आपने बातें की और इतनी सारी बातें आपने हमें बताई। हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से। नमस्कार। नमस्कार आपको भी और सारे श्रोताओं को भी। हमारे मेहमान इस कार्यक्रम में आज की हमारी मेहमान थी अभिनेत्री सुहासिनी मूले। आपसे बातचीत की अमरकांत दुबे ने। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया शशांक ने। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आज के मेहमान। अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम।